नमस्कार सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अभी टेस्ट नंबर 8 का आज जो है फाइनल होने वाला है। आज क्वेश्चन नंबर 66 से 100 तक हम लोग देखेंगे और ये टेस्ट मेरे द्वारा हर वीकली लिया जाता है। आप यदि गोड्डा से हैं, झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, तो आप कहीं से भी 10, 20, 30 किलोमीटर दूर कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे द्वारा फ्री चलाया जाता है। मैं हर रोज़ 1 घंटे आपके लिए मेहनत करता हूँ और ये वीडियो बनाता हूँ। तो टाइम ना लेस करते हुए, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। मानव ने सबसे पहला जो है संश्लिष्ट रेशा, सिंथेसिस रेशा कौन सा बनाया था? ऑप्शन है रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, नियोप्रीन। बताइए आंसर आप लोग। इसका आंसर है नायलॉन, 66 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? ऑप्शन है नियोप्रीन, थाइकॉल, मेमलाइन, आइसोप्रीन। बताइए आप लोग आंसर इसका 2 सेकेंड में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ बहुलक है ऑप्शन नंबर डी का, यानी आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक बहुलक के 2 उदाहरण कौन से हैं? प्राकृतिक बहुलक है जिसे किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनाया गया है, ये नेचुरली बन जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ के 2 उदाहरण कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोमर, पॉलीमर। दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टाइराइन, बैकलाइट। तीसरा ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए आप लोग। इसका आंसर है 60 का सी नंबर, स्टार्च और सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का निम्न में कौन सा उदाहरण नहीं है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का निम्न में कौन सा उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जो है ऑप्शन में है मेमलाइन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन और नायलॉन। तो 69 का आंसर है कि मेलामाइन। मेलामाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये 2 उदाहरण होता है। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। दोनों में अंतर ये है कि एक जो है एक बार जो है उसको बना लेने के बाद उसका आकार नहीं बदला जाता है, वो थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरा उदाहरण है कि एक बार यूज कर लेने के बाद फिर से उसे गर्म करने पर हम उसको दूसरे आकार में भी ढाल सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार बना लेने के बाद फिर से उसे नहीं उसके आकार को चेंज किया जा सकता। जैसे कि थर्मोसेटिंग, वो समझिए कि वो सेट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का निम्न में कौन सा उदाहरण है? तो 69 का जो आंसर है मेलामाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 70 में आते हैं। टेफ्लॉन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो टेफ्लॉन का निर्माण जो होता है ऑप्शन नंबर 1 है फेलिन एथिलीन के, वाइनिन क्लोराइड के। तीसरा है एथिलीन के बहुलीकरण से। चौथा है टेट्राफ्लोरिन एथीन से। तो क्वेश्चन नंबर 70 में है कि टेफ्लॉन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरो एथीन। कहने का मतलब है टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का कोटेड किया जाता है बर्तन पर, जिस बर्तन पर
खाना बनाने के बाद खाना का कोई भी अंश नहीं चिपकता है। तो टेफ्लॉन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? टेट्राफ्लोरोएथेन या एथीन से। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। यदि पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप ए है और माता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है और उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ए या बी, ऑप्शन नंबर बी में ए बी, ओ या ए बी या ओ, ऑप्शन नंबर सी में ए बी, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग। 71 नंबर का आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए बी या ओ। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है और ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जिन्होंने बताया कि मानव का रक्त जो होता है वो उसे 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ए में, बी में, ए बी में या ओ में, जिसमें ए जो है ब्लड ग्रुप, ये एक ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति अपने ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है और ए या ओ से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति भी बी को रक्त दे सकता है या दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बी वाले से या ओ वाले से ले सकता है। ए बी वाले व्यक्ति ये सबसे ये जो है ये सर्वग्राही होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है या ओ से भी, ये सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ जो होते हैं वो सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकते हैं और वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और इस व्यक्ति का ब्लड डोनेशन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 72 में आते हैं। निम्न में से क्या प्राकृतिक वर्ण के होने की पूर्वेक्षा है? कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरलाइजेशन होने की क्या जो है प्रोसेस है, क्या उसका अनुमान है, क्या हम पहले से अपेक्षा रखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण, तीसरा है प्रवासन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक विविधता। ये प्राकृतिक वर्ण में नेचुरलाइजेशन में आनुवंशिक विविधता होती है, जैसे कि एक ही माता पिता के बच्चे, एक ही माँ के बच्चे, अगर उन्हें 2 बच्चे हैं तो दोनों का आनुवंशिक डीएनए में थोड़ा कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, जिसके कारण उनका रंग रूप चेहरा और सोच बुद्धि एक दूसरे से थोड़ी सी या बिल्कुल भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि ये आनुवंशिक विविधता का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, बी नंबर है सूत्रकणिका यानी सेंट्रोसोम, तीसरा नंबर है प्लास्टिड और ऑप्शन डी में है ए एंड बी दोनों यानी लाइसोसोम और सूत्रकणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम और सूत्रकणिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। तो जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्म हम लोग कहते हैं जीवों के अवशेष को, जैसे लकड़ी के भूकंप के दौरान दबने गलने से वो कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो वन संसाधन का जीवाश्म कोयला है। तो उसका अध्ययन हम लोग जो जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत कहते हैं उसे हम लोग
पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं, डीएनए बने होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन के, विटामिन के या लिपिड के। तो डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल का, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीएनए किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग भरपूर मेरे वीडियो को देखिए, भरपूर जो है आप वीडियो को अपना प्रेम दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जब तक कि कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा और जब तक आप तैयारी करते रहेंगे, ऐसे ही सवाल किसी भी एग्ज़ाम के पीटी में और मेंस में आएंगे, जिसमें कि रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा, उसमें ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आप सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपका बेसिक नॉलेज कुछ भी हो, अगर आपने बचपन में ढंग से पढ़ाई नहीं की, मीडियम पढ़ाई की, फिर भी आप जो यहाँ पर हीरो बन सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मंजिलें उन्हें मुबारक इसको मैं फिर से कर देता हूँ, है ना, कि आज उन्हें मैं फिर से कर देता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। उसको मैं रॉन्ग कर रहा था, सॉरी, तो उसको मैं गलत कर रहा था। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है और जिनकी मंजिल है आसमां, रास्ते उन्हें खुद बनाना है। तो आपको खुद रास्ते बनाना है, खुद सेट प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि वीडियो को आधा देखना है, पूरे वीडियो को देखना है। आप पूरे सिलेबस को, जो आपकी एग्ज़ाम आ रही है सामने, पूरे सिलेबस को पढ़िए, पूरा प्रिपरेशन करिए। देखिए आप जो है बहुत जल्दी जो है सभी सब्जेक्ट को आप जो है करते करते एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 मानव कोशिका में होते हैं, क्या होते हैं भाई? मानव कोशिका में होते हैं, ये गुणसूत्र पूछ रहे हैं कि कितने जो है क्रोम गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। तो मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, जो कि मैंने लिख दिया, 46, 44, 48, 26। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 27 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कौन सा सेट आरएनए में मौजूद पिरामिडीन है? तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है सेट यानी कि जोड़ा जो है आरएनए में मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, यूरेसिल और थायमिन और यूरासिल। तो ऑप्शन नंबर 78 का हो जाएगा ए, यूरेसिल और साइटोसिन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं, किसी एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्थानांतरण, बी रूपांतरण, सी ट्रांसकॉपिंग, डी अनुलेखन। तो इनका आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुलेखन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? नेचुरलाइजेशन की अवधारणा जो दी गई, ये ऑप्शन नंबर 80 में मेंडल, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और वाइजमान ने दिया गया। तो इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 81 में पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वो कौन था? पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था उनका नाम था तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर मैंने पहले आंसर बता दिया, बिरसा मुंडा, बुद्धो भगवत, तिलका मांझी और इनमें से कोई नहीं। ये तिलका मांझी थे और तिलका मांझी को जो है भागलपुर के एक चौक पर जो है उसे जो है बरगद के पेड़ से लटका दिया गया, इसलिए जो है उसे जो है उस चौक को अभी तिलका मांझी कहा जाता है। तिलका मांझी झारखंड, बिहार, संयुक्त बिहार में जो है क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने वाला पहला जनजातीय नेता थे। 82 में आते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध होता है। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, बुद्धो भगत, तिलका मांझी और जतरा भगत। 82 में करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धो भगत ने किया था, अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, इसको मिलान करना है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, बरली विद्रोह और बिरसा विद्रोह। मैंने इसका ऑप्शन अपने छात्रों को नहीं दिया था, उन्होंने इसका आंसर जो है सीधा करके लिखा था, तो मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ कि कोल विद्रोह का आंसर हो जाएगा जो है
1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। दूसरा है संथाल विद्रोह, ये हुआ संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में, ठीक है। और तीसरा है बस्तर विद्रोह, बस्तर विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था आपका जो है छत्तीसगढ़ में, ये है 3 का सी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट है 1910 में। वर्ली विद्रोह, वर्ली विद्रोह 4 का जो है ई हो जाएगा 1940 में, ये साउथ में हुआ था वर्ली विद्रोह। और 5वां है बिरसा विद्रोह, और बिरसा विद्रोह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में संथाल विद्रोह होना चाहिए था, मैं बिरसा शायद बोल दिया। और ऑप्शन नंबर 5 में बिरसा विद्रोह, और ये बिरसा विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1895 में बिरसा मुंडा, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बिरसा मुंडा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 में क्वेश्चन है, मिलान करना है कि विद्रोह और उसके विद्रोही नेता यानी संबंधित नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो सबसे पहला है कोल विद्रोह, और कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर में ताना भगत विद्रोह, ताना भगत विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया जतरा भगत ने। तीसरा है मैसूर विद्रोह, ये कर्नाटक में हुआ था और इसका नेता थे सरदार मल्ला। और चौथा है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं, भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक यानी कि बिहार, संयुक्त बिहार में जो है हुआ था। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 87 में है, 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, कुका विद्रोह और फ्राइजी विद्रोह। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, और ये कर्नाटक में नील विद्रोह जो हुआ था उसी के ये नेता थे। क्वेश्चन नंबर 88 में आते, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया? तो मुंडाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया ये 1899 में किया मुंडाओं ने विद्रोह। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? 1899 में, जो कि ऑप्शन था 1885, 1859, 1895, 1899। ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कब हुई? बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी सोते हुए हुई, क्योंकि बिरसा मुंडा को कभी भी अंग्रेज जो है नहीं पकड़ पाए थे। तो बिरसा मुंडा को किसी जो है गुप्तचर के द्वारा, जो आदिवासी में से ही थे, उन्हें अंग्रेजों ने मिला लिया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कब हुई? ठीक है, ऑप्शन है 3 मार्च 1990, 3 मार्च 1901, 3 मार्च 1900, 3 मार्च 1901, 3 मार्च 1899। और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई थी 3 मार्च 1900 ईस्वी को। 90 बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण के कारण कौन सा आंदोलन हुआ था? बाहरी लोगों को यानी जो लोकल लोगों की ज़मीन को जो है अंग्रेजों ने दूसरे लोगों को जो है ज़मीन वहाँ पर उसको दान में देना शुरू किया या ज़मीन को बेचना शुरू किया। तो इसके लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। इस ये जो आंदोलन था इसे कोल विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि बाहरी लोगों को वहाँ के लोकल लोग ज़मीन देना नहीं चाहते थे। अब आ जाते हैं, जैसा कि बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होते रहती है, अभी भी एग्ज़ाम होने वाली है बिहार एसएससी का +2 लेवल का, जिसमें कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का करीबन 8000 सीट है, 4-4000 सीट है। तो हम 10 क्वेश्चन उसका भी बनाते रहे हैं, आप भी पढ़ते रहिए पूरा। बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा नदी जो प्रवेश करती है यानी किस जिला से प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा नदी फटाफट हम आते हैं कि कहाँ से प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है भोजपुर, सारण, बक्सर और पटना। तो बिहार में गंगा नदी जो प्रवेश करती है वो प्रवेश करती है आपका बक्सर से। बक्सर। बिहार में गंगा नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। तो कहाँ से ये होकर नहीं बहती है? तो ये मुजफ्फरपुर से होकर नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, किस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करगाली के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्र को करगाली के नाम से ऑप्शन है गंडक, सरयू, कोसी, बागमती। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरयू। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। उत्तरी बिहार के मैदानी भाग के सबसे पूर्वी नदी को क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार के मैदानी भाग के सबसे पूर्वी नदी को महानंदा कहते हैं।
कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, विंध्याचल, सोमेश्वर या गंगोत्री। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम जो पड़ता है ये पड़ जाता है आपका कहाँ? विंध्याचल में पड़ जाता है कर्मनाशा नदी का उद्गम। फल्गु नदी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा, यमुना, पुनपुन और क्यूल। फल्गु नदी का मुहाना है आपका जो है, फल्गु नदी का मुहाना है आपका जो है कहाँ पर? गंगा में गिरती है फल्गु नदी। क्वेश्चन नंबर, बिहार में बहने वाली 98, बिहार में बहने वाली 98 नंबर आप लोग देखेंगे। बिहार में बहने वाली निम्न नदियों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम है अजय, कोसी, सरयू या कमला नदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी की लंबाई सबसे कम है बिहार में। चौराहा जो पहाड़ी में से कौन सी नदी निकलती है? पुनपुन, गंडक, सोन और सरयू। तो चौराहा पहाड़ी से निकलती है आपका पुनपुन नदी। 100 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है कोसी, बागमती, कमला या बूढ़ी गंडक। तो ये हो गया 100 का आपका बूढ़ी गंडक, उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। तो ये मैंने जो है 100 क्वेश्चन को जो है 4 छोटे छोटे सेट में बनाया ताकि आप लोगों को वीडियो जो है खूब पसंद आए और आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके साथ साथ इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की लगातार तैयारी करिए, टॉपिक्स वाइज तैयारी करिए। और आप एग्ज़ाम से जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बिहार SSC हो, दरोगा हो, आपका BPSC हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या पंचायत सचिव हो, झारखंड CGL हो, आप जितनी अधिक से अधिक सेट मारिएगा। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप एज ए स्टूडेंट हैं और कोई दूसरे जॉब में आप अगर फ़िलहाल नहीं हैं तो आप जो है पर दिन पर डे आप जो है 200 क्वेश्चन का सेट मारिए और 2 घंटा सेट बनाइए, 6 घंटा पढ़िए, मिनिमम आप 8 घंटा की तैयारी करिए और आगे बढ़िए। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा आज तैयारी करेंगे, कल आप जो है उतने अच्छा से आप जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं 2009 से रिजल्ट देना शुरू किया और 2018 तक मेरी रिजल्ट आती रही और अभी भी मैं रिजल्ट देता रहा हूँ। और अभी मैं एज ए झारखंड हाई स्कूल टीचर में पदस्थापित हूँ। मेरी +2 की भी एग्ज़ाम गई है, हो सकता है मैं भी उसमें भी रिजल्ट बनने की चांस है, ठीक है। तो आई प्रे टू गॉड कि आप लोग जो है आप लोगों का भी रिजल्ट हो और आप जॉब में भी आएँ। मेरी फर्स्ट जॉब बिहार पुलिस की रही जिसको मैंने लगभग 8 वर्ष किया। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाला, क्वालिफाई किया। 1-2 जॉब ऐसा मिला जैसे बिहार टीचर वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया, उसमें सैलरी कम थी क्योंकि मुझे बिहार पुलिस में ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। उसके बाद मैंने जो हाई स्कूल टीचर पर 2019 में ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से आप मोटिवेट हो सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से मेहनत की है। आप भी मेहनत कर सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी है कि आप जो है रोज़ सेट बनाइए, मेरी वीडियो को देखिए। इसके अलावा भी आप जिस शिक्षकों की देखना चाहते हैं वीडियो देखिए, खूब